ओम श्री गणेशाय नमः। सभी को हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2082 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वासंतिक नवरात्रों की भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्ष के प्रारंभ में हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार वर्ष भर का फल पंडित लोग आमतौर पर घरों में सुनाते आए हैं। मैं भी आपके समक्ष इस संवत 2082 का फल मार्तंड पंचांग के अनुसार रख रही हूँ। यह संवत सिद्धार्थी नामक संवत्सर से युक्त है और वर्षारंभ में ही रुद्रविंशति का सिद्धार्थी संवत्सर प्रारंभ हो गया है। 15 मार्च 2025 से 10 मार्च 2026 ईस्वी तक यह प्रभावी रहेगा। तदनंतर रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इस संवत में पंडित इत्यादि अपनी दैनिक संध्या नित्य वंदन में सिद्धार्थी संवत्सर को ही संकल्प में उच्चारण करेंगे। इस संवत्सर का फल हमारे संहिता ग्रंथों में इस प्रकार कहा गया है। तोय पूर्णः भवेत् मेघः बहुसस्या च मेदिनी सुखिनः पार्थिवः सर्वे सिद्धार्थे वरवर्णिनी। अर्थात सिद्धार्थी संवत्सर में वर्षा अच्छी होगी, धान्य आदि की उपज भी अच्छी होगी, शासन किंबा राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहेगी। लेकिन कुछ प्रांतों में अधिक जल वर्षण से जलाप्लाव की संभावना भी बताई गई है। इस संवत का राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। आप लोग जानते हैं कि सौरमंडल की भी अपनी परिषद है। वहाँ ग्रह स्थिति के आधार पर ही वर्ष भर के राजा मंत्री इत्यादि निश्चित किए जाते हैं। राजा का निश्चय इस प्रकार होता है कि जिस वार को संवत का प्रारंभ होता है उसी वार का स्वामी ग्रह जो है वो राजा माना जाता है। तो आज रविवार के दिन संवत का प्रारंभ हुआ है तो सूर्य को राजा माना गया है। और इस संवत का मंत्री भी सूर्य है। धन धान्य सस्य फसलों का स्वामी जो है बुध माना गया है और धान्य इत्यादि जो संपत्ति इत्यादि होगी उसका चंद्रमा स्वामी माना गया है। और मेघों का राजा जो है सूर्य ही है। रसों का स्वामी शुक्र बताया गया है। नीरस का स्वामी जो है नीरसेश बुध है। फलेश शनि है। धनेश मंगल है एवं दुर्गेश शनि है। ये सभी अपने अपने स्वभाव और राशि स्थिति के अनुसार जो है वो वर्ष भर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करेंगे। तो राजा सूर्य का फल इस प्रकार बताया गया है कि सूर्ये नृपे स्वल्प फलाश्च मेघा स्वल्पम पयो गोषु जनेषु पीड़ा स्वल्पम सुधान्यम फलम अपि अल्पम वृक्षाश्चौराग्नि बाधा निधनम नृपाणाम। कि वर्षा कम हो सकती है, दुग्ध आदि रस पदार्थ भी इस कारण से कम हो सकते हैं, जनता में रोग आदि से भय हो सकता है, अन्न धान्य इत्यादि कम हो सकते हैं और शासक अथवा राजनीतिज्ञों में कुछ न कुछ जो है वो चिंता परेशानी बनी रह सकती है। अग्निकांड इत्यादि भी हो सकते हैं, तूफान इत्यादि की भी संभावना है। ये राजा सूर्य का फल बताया गया है। इसके अलावा क्योंकि सूर्य नेत्रों का कारक भी होता है, कहा गया है सूर्य जगत चक्षु तो संसार का नेत्र होने के कारण नेत्र आदि रोग भी हो सकते हैं। इसी प्रकार मंत्री सूर्य का फल जो है बताया गया है कि नृप भयम गदतोपि ही तस्करात् प्रचुर धान्य धनादि महितले रश्चयम ही समर्गतम तदा रविम रमात्यपदम ही समागतः रवि अमात्यपदम ही समागतः। फल फूल आदि की कमी रहेगी। संपूर्ण विश्व में फसलों की पैदावार कम होगी। जनता रोग और चौर आदि से परेशान। जैसे राजा का फल बताया वैसे क्योंकि सूर्य ही मंत्री है तो वो मंत्री और राजा दोनों एक ही ग्रह होने से इस फल में और भी विशेष संभावनाएं बनती हैं कि ये फल जो है वो मिलेगा। 84 फसलों का स्वामी बुध बताया गया है। तो बुध जो है स्वामी होने से वर्षा अधिक होगी,
बुध के प्रभाव से अनेकत्र जो है जल प्लाव इत्यादि की भी संभावना है। देश में सुख समृद्धि का माहौल बन सकता है। सामाजिक स्थिति शांतपूर्ण रहेगी क्योंकि बुध जो है वो शांत ग्रह बताया है। और बुद्धिजीवियों द्वारा शासक दल जो है वो प्रशंसा के पात्र बनेंगे। इस तरह धान्येश जो है शीतकालीन, ये बुध जो है वो चौमासी फसलों के स्वामी और चंद्रमा जो है वो शीतकालीन फसलों के स्वामी बताए गए हैं। तो चंद्रमा का फल क्या कहा गया है? चंद्रमा के शीतकालीन फसलों के स्वामी होने पर वर्षा पर्याप्त होती है, धरती पर जल की स्थिति अच्छी होती है, फसलों की पैदावार अच्छी होती है और लोग जो है वो उत्साहित रहेंगे, हर्षोल्लास में रहेंगे। तो चंद्रमा का फल भी अच्छा बताया गया है, बुध का फल भी अच्छा बताया गया है। देखिए, मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि बहुतायत में जो फल होता है वो फल जो है घटित होता है वर्ष में। तो मेघों का स्वामी कौन बताया गया है? मेघों का स्वामी जो है वो भी सूर्य ही है इस बार। तो सूर्य का जो मेघों का भी स्वामी सूर्य होता है। तो सूर्य, क्योंकि जैसे पहले भी कहा अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, तो सूर्य मेघों का स्वामी होने के कारण कई बार वर्षा की कमी कर देता है। तो इसलिए अनाज की पैदावार भी कम होगी। उस कारण जो है अनेक स्थानों पर दुनिया में दुर्भिक्ष की स्थिति भी, अकाल की स्थिति भी बन जाती है क्योंकि अन्न इत्यादि कम होगा और जनता में अराजकता जैसी स्थिति होने से खलबली मच सकती है, भय हो सकता है, ढोंगी और पाखंडी जो है ज़्यादा हो सकते हैं। ये सूर्य का मेघ का राजा होने पर फल बताया गया। रसेश जो है वो शुक्र बताया गया है। रसेश का मतलब होता है गुड़, खांड, रस इत्यादि जो भी पदार्थ हैं उनका स्वामी कौन है? वो शुक्र है। तो शुक्र जो है रस का स्वामी हो तो अच्छी वर्षा देता है, लोगों में संतोष रहता है और सुभिक्ष रहता है। शासक देश की व्यवस्था एवं नर संतोषार्थ जो है अच्छी व्यवस्था का अनुसरण करेंगे। ये शुक्र जो उनको प्रेरणा देता है। और नीरस जो धातुएं जड़ होती हैं ना, जैसे मतलब धातुएं नहीं, जो जड़ पदार्थ हैं या सर्वविध धातुओं और व्यापार, उसको बोलते हैं निरशेष। उसका स्वामी है बुध। तो बुध का फल क्या बताया गया है? जिस वर्ष बुध जो है निरशेष होता है या धातु इत्यादि का राजा होता है, उस वर्ष रंगीन और फैशन के कपड़े इत्यादि जो है वो महंगे हो सकते हैं। शंख, चंदन, सोना इत्यादि या धातु इत्यादि महंगी धातुएं वो भी महंगी हो सकती हैं। और फलों का राजा फलेश कौन बताया गया है? शनि। तो फल फूल इत्यादि का वनस्पति का स्वामी इस बार शनि है। तो शनि अगर फलेश हो तो लोगों में आपस में कलह रहता है। जंगली पेड़ों पर फूलों की अधिकता रहेगी और दुष्टों से अराजकता और सामान्य जनों को भय रहेगा। शहरों में जनसंख्या की वृद्धि हो सकती है। और धन का मालिक कौन बताया है? धन का राजा जो है धन, दौलत, खजाना इत्यादि जो भी भंडार हमारा या जो अर्थव्यवस्था है उसका स्वामी इस बार मंगल है। तो मंगल जब धनपति होता है या धनेश होता है तो मीठी मीठी धूप जो है वो शरद ऋतु में रहती है। वर्षा के अभाव के कारण गेहूँ आदि से मतलब गेहूँ या इत्यादि जो भी भूसे वाली जो अनाज होते हैं उनकी उपज जो है वो कम होती है। सारे देश में अस्थिरता रह सकती है। शासक भी जनता के साथ अगर हितकारी व्यवहार नहीं करेंगे तो उनमें भी असंतोष की भावना जो है वो रह सकती है। और इसके बाद आता है दुर्गेश। दुर्ग का स्वामी, दुर्ग का मतलब होता है एक तरह से हमारा जो रक्षा क्षेत्र है, सुरक्षा और प्रतिरक्षा का राजा, वो है इस बार शनि। तो शनि जब दुर्ग का राजा होता है तो शनि को एक तरह से उथल पुथल मचाने वाला या देश में अस्थिरता का माहौल बनाने वाला राजा दुर्गेश बताया गया है। जनता भी आपस में बैरभाव से संपन्न रह सकती है और कई बारी प्राकृतिक प्रकोप भी हो सकता है। ये जो है दुर्गेश शनि का फल इसमें बताया गया है। वर्षा आदि का विश्वमान जो है, वर्षा के विचार करने के लिए चतुर्मेघ का विचार किया जाता है। ये चतुर्मेघ जो है, आवर्तक आदि जो चतुर्मेघ है, इनमें संवर्त नामक मेघ जो है इस संवत में रहेगा। और इस मेघ का फल क्या बताया गया है कि वर्षा, वायु वेग आदि अनेक जगह जो है काफ़ी वर्षा या तूफान इत्यादि, वायु वेग इत्यादि होगा
और तूफान अगर आता है तो उससे भी हानि की संभावना बनती है। जल वर्षण से खड़ी फसलों को भी हानि हो सकती है। और नव मेघों का विचार करें, ये तो थे चतुर्मेघ। तो चतुर्मेघों में वर्षा इत्यादि के विश्वमान जो है, वर्षा आदि के विश्वमान भी बताए जाते हैं। वर्षा 11 विश्व होगी, धान्य 11 विश्व होंगे, तिनका घास इत्यादि जो 5 विश्व होगी, और ठंड जो है 13 विश्व होगी। ये जो है वो अलग अलग प्रभाव क्या क्या रहेगा हमारे जीवन में, उसको बताया गया है। अच्छा, नव मेघों का अगर विचार करते हैं तो नव मेघों में नील नामक मेघ जो है इस वर्ष में, इस संवत में रहेगा। इसमें नील का नामक मेघ का फल बहुत अच्छा बताया गया है। दुग्ध आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। रुई, कपास इत्यादि की फसल भी अच्छी होगी और वर्षा भी पर्याप्त होगी। नील नामनी जल दे, जल वृष्टिर जायते, सकल मानव तुष्टि बताई गई है इस प्रकार। और सप्तवायु जो बहती हैं, वायु सप्तक होती हैं, 7 प्रकार की वायु, उसमें प्रवाह नामक वायु का प्रभाव विश्व भर में देखा जाएगा। प्रवाह नामक वायु का प्रभाव के कारण जो है अनेक भूभागों पर जो है पेयजल की कमी भी दिखाई दे जा सकती है। और ये जो नाग का विचार करते हैं, अनंत इत्यादि जो अष्टनाग होते हैं, उनमें कर्कट नामक नाग जो है इस वर्ष भर अपना प्रभाव जो है वो डालेंगे। तो उसका फल ये बताया गया है कि अनेक प्रांतों में वर्षा की कमी हो सकती है, अकाल की स्थिति भी बन सकती है और शासकों में भी भय हो सकता है। और जो सुबुधनादि द्वादश नाग होते हैं उनमें वासुकी नामक नाग का प्रभाव जो है इस वर्ष में रहेगा। उसका फल बताया गया है। वासुकी नाग जब प्रभाव डालते हैं विश्व के ऊपर तो वर्षा अच्छी होती है, सभी अनाजों की फसल अच्छी होती है। वासुकी नाग की स्थिति में कृषक वर्ग जो है वो प्रसन्न रहते हैं। जन जीवन के उपयोग में आने वाली जो भी वस्तुएं हैं वो पर्याप्त रूप में उपलब्ध होती रहेंगी, जनता सुखी रहेगी। अच्छा, इस 2082 विक्रमी संवत का वाहन जो है, क्योंकि सूर्य राजा है तो उसका वाहन जो है अश्व है। तो अश्व वाहन होने के कारण उसका फल क्या बताया गया है कि राजनीतिज्ञ जो हैं वो कई बार दो रंगी चाल जो है चल सकते हैं। राजनीतिक मतभेद उजागर हो सकते हैं, कहीं राजनीतिज्ञों में कलह भी हो सकता है, सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। भूकंप इत्यादि भी अनेक जगह जो है वो हो सकते हैं। महंगाई भी बढ़ सकती है। तो ये अश्व नामक मतलब अश्व वाहन, अश्व का फल बताया गया है। संवत्सर 2082 के जो मर्म स्थल है चतुस्तंभ, चतुस्तंभ कौन कौन से बताए गए हैं? जल स्तंभ, तृण स्तंभ, वायु स्तंभ, अन्न स्तंभ। तो इनमें जो है वो 2 स्तंभ प्रबल हैं। 2 स्तंभ कौन कौन से? जल स्तंभ भी प्रबल है और तृण स्तंभ भी प्रबल है। वायु स्तंभ और अन्न स्तंभ थोड़ा क्षीण है। उस कारण से जो है 2 स्तंभ प्रबल होने से देश में समृद्धि रहेगी, सुरक्षा सुव्यवस्थित रहेगी। और वायु स्तंभ लेकिन क्षीण होने के कारण अनेकत्र जो है कई जगह जो है वायु वेग से हानि इत्यादि हो सकती है। आर्षमान का विचार करते हैं तो आर्षमान के लिए 4 दुर्ग बताए गए हैं। ये प्रथम आर्ष रोहिणी नक्षत्र है अक्षय तृतीया को। द्वितीय आर्ष जो है वो पौष अमावस्या को मूल नामक नक्षत्र, वो 83.3% है। और तृतीय आर्ष जो है वो 98.9% है। चतुर्थ आर्ष कार्तिक पूर्णिमा को उस कृतिका नक्षत्र का अभाव है। तो ये चारों आर्षमान इस संवत्सर में जनजीवन एवं देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक शांति और सर्वविध समृद्धि किंबा नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करते हैं। ये संवत्सर के मर्मस्थल माने जाते हैं। इस प्रकार से जो है ये वर्ष भर का जो हमारा फल है, इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं कहीं चिंता वाली बात भी है, लेकिन अधिकांश फल जो है अच्छा बताया गया है। सूर्य की पूजा इत्यादि राजनीतिज्ञ लोग करते रहेंगे, शासक करते रहेंगे, तो सूर्य का फल भी हमारे पक्ष में ही आएगा। और सूर्य क्योंकि राजा है तो राजा को अवश्य संज्ञान लेना चाहिए कि वो सूर्य की आराधना करते रहें। संवत 2082
में रोहिणी का वास जो है वो तट पर बताया गया है। तो रोहिणी का वास प्रातःकाल होने से तट पर होने से देश में राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण शुभंकर योग जो है वो बनते हैं। इस वर्ष रोहिणी का वास जो बताया गया तट पर होगा, उसके अनुसार जो है बहुजलीय अन्न चावल आदि की फसल अच्छी होगी। और मेघ महोदय अनुसार इस वर्ष रोहिणी का वास तट पर रहेगा तो बहुजलीय अन्न चावल इत्यादि जो भी अनाज इत्यादि होते हैं उसकी फसल जो है वो अच्छी रहेगी। लेकिन शनि की दृष्टि रहेगी, सारा संवत जो है वो, क्योंकि शनि मीन राशि के ऊपर चला हुआ है और मीन राशि में संचार होने के कारण उत्तर दिशा की तरफ शनि की दृष्टि रहेगी। तो उत्तरी भूभाग पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, वहाँ प्राकृतिक प्रकोप जो है वो हो सकते हैं, समुद्री तूफान इत्यादि आ सकते हैं। शनि का मीन राशि में संचार इस वर्ष सभी तेल तिलहन, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल इत्यादि पदार्थों में भी तेजी ला सकता है। तो बृहस्पति का यहाँ पर जो है वो गुरु ग्रह का या अपने धार्मिक स्थानों पर धार्मिक जो हमारे देवता हैं उनकी उपासना जो है करनी आवश्यक है। इस प्रकार यह जो वर्ष भर का फल मैंने आपके समक्ष रखा, बहुत सारा फल है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने के कारण मैं यहीं पर इसको समाप्त कर रही हूँ। आप सबके लिए यह विक्रमी संवत 2082 मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। सभी लोग जो है धार्मिक सद्भाव बनाए रखें, अपने अपने इष्ट देव की आराधना करते रहें और अपने कुल देवता की आराधना करते रहें, अपना गुरु मंत्र का जाप करते रहें। तो आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा। उससे जो है किसी भी विकट परिस्थिति को हम संभालने के लिए तैयार हो सकेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।